हमें सबको 3 साल पहले आपकी माता जी ईश्वर के पास चली गई? जब हम लोग को पहली बार पता लगा परिवार को कि जब उनका सीटी स्कैन हो रहा था और जैसे उसने मुझे बताया कि तो स्टेज 4 कैंसर है, तो मुझे पहली बार ये महसूस हुआ कि पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाने का क्या अर्थ होता है। और फिर जब डॉक्टर ने बताया पता ही नहीं चला तब तक? नहीं पता लगता था कैंसर में, जबकि मैं और मेरी वाइफ दोनों डॉक्टर हैं, तब भी बहुत अंदर जो एब्डोमेन का कैंसर होता है बड़ा मुश्किल से पता लगता है। तो डॉक्टर ने बताया कि साहब अब बहुत ज़्यादा समय नहीं है, 6 महीने साल भर निकले तो बहुत कठिन है, अब कीमोथेरेपी देंगे तब भी। तो पहले तो ये विचार आया कि मतलब मम्मी ने हमें 40-45 साल तक संभाला, इतना प्यार दिया, वात्सल्य दिया, देखभाल करी, प्रेम दिया, सबसे बचाव किया, रक्षा करी, और हम तो बदले में उनके लिए कभी कुछ कर ही नहीं पाए। और अब 6 महीने का समय बचा है, तो जो 40 साल का 45 साल का ऋण है उसको 6 महीने में कैसे चुकाएं, वो एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और तभी ये भी रियलाइज़ हुआ कि जो हमारे जो जॉब के प्रेशर्स रहते हैं, जो अब हम लोग अपने काम में बिजी रहते हैं और उसकी वजह से अपनी फैमिली और पेरेंट्स नेग्लेक्ट हो जाते हैं, बच्चे भी नेग्लेक्ट हो जाते हैं, वो कितना सीरियस इशू है। तो फिर एक ये मोमेंट जो था लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन का भी एक मोमेंट था, जब हमने उनके साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करना शुरू किया। साथ रहना पर्याप्त नहीं है, रोज़ उनके साथ जीना, एक एक दिन को जीना, उन लम्हों को जीना, वो आवश्यक है। फिर हमारी कोशिश ये रही कि अब जितना समय इनके साथ बेस्ट समय हम निकाल सकते हैं वो हम समय निकाल के दें। और हम ज़्यादा तो कुछ नहीं कर पाए, बट जो उनको थोड़ा सुकून दे सकते थे, जो कंफर्ट दे सकते थे, जो इम्पोर्टेंट महसूस करा सकते थे, उनके साथ जो बेस्ट समय। मुझे ध्यान है हम लोग जब भी टूर पे आते थे तो मीटिंग हमारी चल रही होती है, जैसे कोई ज़िले में गए हैं तो फ़ोन आता था, मम्मी कहती थी खाना खा लिया कि हाँ, नहीं। और मुझे गुस्सा आता था, मैंने कहा आपको मतलब मैं मीटिंग में हूँ, आपको पता है ना मैं मतलब तो मैं उस चीज़ को समझ नहीं पाया। तब मुझे पहली बार रियलाइज़ हुआ, और फिर मैं कभी टूर पे जाता था तो मैं मम्मी से वापस फ़ोन करके पूछता था कि मम्मी आपने खाना खाएगा। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, मैं समझता हूँ एवरीबडी शुड रियलाइज़ कि जो समय का चक्र है वो बहुत तेज़ी से घूम रहा है। हमारे जीवन एक एक क्षण करके गुजर रहा है, एक एक दिन करके गुजर रहा है, एंड वी आर लिविंग आवर लाइफ्स। तो हमें जो जीवन के जो 7 रंग हैं, हमारे परिवार, हमारे बच्चे, हमारा भगवान, हमारे शरीर, हमारा हेल्थ, हमारे फ्रेंड्स, हमारी सामाजिक सरोकार और हमारा अध्यात्म, सभी को बराबर टच करते हुए जाना चाहिए, क्योंकि ये जो समय निकल गया ये फिर वापस नहीं आ सकता। आप कुछ भी कर लें वो संभव नहीं है। तो एक बात बताइए कि अपने बच्चों को आप किस प्रकार से, कौन से संस्कार दे रहे हैं जो अपने माता पिता से प्राप्त किए? बिल्कुल साहब, कोशिश कर रहा हूँ। आजकल जो बच्चे हैं, मैं नहीं समझता कि वो उतना सुनते हैं जितना हम सुनते थे। और वो आजकल मोबाइल से ज़्यादा आकर्षित हैं, टीवी से ज़्यादा आकर्षित हैं, और अब जो जीवन शैली भी है वो भी पाश्चात्य संस्कृति से काफ़ी हद तक प्रभावित है। तो पर मैं हमेशा जो डेल कार्नेगी जी का सिद्धांत है उनकी पालना करते हुए उनमें बदलाव लाने की कोशिश करता हूँ। उनको बाय फोर्स करने की बजाय मैं कोशिश करता हूँ कि उनमें भीतर से ये प्रेरणा जगाई जाए। मेरी वाइफ डॉक्टर हैं, वो राजकीय सेवा में ही हैं। अच्छा, वेरी गुड, है ना। वो भी पहले रेलवेज में थे, पर क्योंकि हमारे ट्रांसफर्स होते हैं फ्रीक्वेंटली, तो फिर उसने जॉब छोड़ दिया, फिर इधर ज्वाइन किया गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान में। अब माता जी के बारे में आपने आखिर में क्या कहा, उनके लिए लोगों को आपने क्या लिखा? इसका शीर्षक है माँ का ऋण। माँ को जब स्टेज 4 कैंसर डायग्नोस हुआ तो हमारी दिनचर्या, हमारा जीवन बदल गया, पर सबसे ज़्यादा बदला हमारा नज़रिया। कहने को तो जहाँ जहाँ पोस्टिंग हुई थी मम्मी पापा साथ ही रहते थे, और मैं गर्व से बताता था कि हम मम्मी पापा के साथ रहते हैं। बिल्कुल। लेकिन जितना समय, प्यार, दुलार उन्होंने मुझे दिया, मुझे इस बात का दुख था कि मैं उसका अंश भी नहीं लौटा पा रहा हूँ। और माँ तो वैसी थी जैसी हर माँ होती है, पर मैं उनके लिए विशेष था, और मुझे दुनिया भर में सबसे ज़्यादा वही प्यार करती थी। और हर बच्चे को समझना चाहिए कि उसकी माँ जिससे जितना प्यार करती है उतना दुनिया में कभी कोई नहीं कर सकता। प्यार उनको करते थे। ये पता तो था कि जीवन सीमित होता है, पर इसका एहसास नहीं था। ये तब पहली बार एहसास हुआ कि द लाइफ इज नॉट फॉर एवर, इट विल कम टू एन एंड, एवरी डे इज इम्पोर्टेंट। यस। जो आदर्शवादी पुरुष के रूप में आप जाने जाते हैं आज, सेवक के रूप में, क्या वास्तव में अच्छे बने रहना कठिन है? मैं तो साधारण सा इंसान हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि पब्लिक सर्विस मेरा प्रोफेशन है, मैं इसमें बेस्ट करूँ। ये मेरी भावना रहती है। चलिए, मैं बड़े एक कटु चीज़ पूछ रहा हूँ, क्या ईमानदार बने रहना लोक सेवा में कठिन है? पूरी तरह संभव है। इसमें भी अपने को ग्रेडिंग करनी पड़ेगी। तो मैं ये समझता हूँ कि जो आदमी समय पे ऑफिस नहीं आ रहा, या ऑफिस के समय पे मोबाइल पे बात कर रहा है या व्हाट्सएप से खेल रहा है, वो भी ईमानदार नहीं है। तो हमें